तो सभी भावी अध्यापकों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। साथियों, रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 एग्ज़ाम के लिए आज हम सॉल्व करने वाले हैं शिक्षण विधियों के 50 प्रश्न। साथियों, ये 50 प्रश्न ऐसे इंपॉर्टेंट हैं कि आपको एग्ज़ाम में इससे यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। उम्मीद और आशा है कि इन 50 प्रश्नों को आप ज़रूर लगाएंगे और 50 में से जो स्कोर करेंगे वो आप अंत में कमेंट करके आप ज़रूर हमें बताएंगे। ठीक है, तो अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है कि सीता वाद्य किस तरह की शिक्षण सहायक सामग्री है? बताइए साथियों, सीता जो वाद्य हैं, ये सीता वाद्य, ठीक है, किस तरह की शिक्षण सामग्री है? तो ये दृश्य हैं, श्रव्य हैं, श्रव्य दृश्य दोनों हैं या फिर स्पर्शी हैं? तो बताइए साथियों कौन सा हो जाएगा? सीतावादी साथियों, सीतावादी हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा श्रव्य है? ये सुनने के लिए होता है, देखने के लिए नहीं होता है, इनको हम सुन सकते हैं। ठीक है, ये श्रव्य योग्य एक शिक्षण सहायक सामग्री है। ऑप्शंस भी बताने वाले सभी साथी करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा यहाँ पे सही से सुमिलित नहीं है? मैं थोड़ा सा इनको इस प्रकार कर देता हूँ। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा यहाँ पे सही से सुमिलित नहीं है? तो देखिए, विश्वसनीयता छात्रों के द्वारा प्राप्त अंकों में विचलन न हो और पुनः मूल्यांकन के पश्चात अंक भी समान हो, तो ये विश्वसनीयता का एक सही तरीके से अर्थ है। तो ये तो बिल्कुल सही है, गलत है नहीं। वस्तुनिष्ठता से आश्चर्य है कि परीक्षा की रुचि, भावना, दृष्टिकोण का मूल्यांकन प्रभाव नहीं पड़ता है, ये भी वस्तुनिष्ठता है। विभेदीकरण मूल्यांकन मूल्यांकन सक्षम व असक्षम, ठीक है, छात्रों में भेद करने की सामर्थ्य रखता है। वेदता की बात करें तो परीक्षक की रुचि, भावना, दृष्टिकोण एवं मूल्यांकन पर प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे जो सही से सुमिलित साथियों नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे डी कहीं ना कहीं यहाँ पे गलत। वेदता का अर्थ ये नहीं होता है, बाकी सभी है वो सही है। सुमिलित यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। बताइए साथियों, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई की विशेषता यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यहाँ पे विद्यार्थियों का चहुमुखी विकास करता है, विद्यार्थियों के परीक्षा के भय से मुक्त करना, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण में सहायक है और रटने की प्रवृत्ति को विकसित करता है। तो यहाँ पे ये रटने की प्रवृत्ति को विकसित नहीं करता है, बल्कि ज्ञान स्थायी हो, समझ के आधारित, अवबोध के आधारित पे ज्ञान विकसित करता है। तो यहाँ पे विशेषता नहीं है। कौन सी? ऑप्शन डी। अगला है कि मूल्यांकन शिक्षण आयाम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? मूल्यांकन शिक्षण आयाम किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए? ब्लूम के द्वारा, हर्बर्ट के द्वारा, मॉरिसन के, या फिर ग्लोवर के दिया? बताइए इसका आंसर। तो बिल्कुल यहाँ पे ब्लूम बताने वाले सभी साथी क्या हो जाएंगे? बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन से बताने वाले सभी साथी करेक्ट। देखो और कहो विधि का प्रयोग क्या सिखाने के लिए किया जाता है साथियों? देखो और कहो, सस्वर वाचन, मौन वाचन, कहानी वाचन या फिर लेखन वाचन? देखो और कहो, तो ये सस्वर वाचन ऑप्शन से बताने वाले सभी साथी करेक्ट। अगला है कि खेल विधि के सामान्य सिद्धांत के प्रवर्तक? बताइए साथियों, खेल विधि के देखिए, यहाँ पे खेल विधि का नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा है खेल विधि के साम्यान्वेषण, ठीक है, साम्य प्लस अन्वेषण सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो यहाँ पे हो जाएगा प्रवर्तक कौन है? बिल्कुल साथियों, पियाजे हैं। ऑप्शन से बताने वाले सभी साथी करेक्ट। अगला है कि हिंदी सेक्शन में मानसिक विकलांग छात्रों के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? देखिए, हिंदी सेक्शन में मानसिक जो विकलांग होते हैं, मानसिक रूप से विकलांग होते हैं, उन छात्रों के लिए जो उपयुक्त विधि है तो वो कौन सी हो जाएगी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिल्कुल यहाँ पे डेक्राली विधि हो जाएंगी। कौन सी हो जाएगी? यहाँ पे डेक्राली विधि बताने वाले सभी साथी करेक्ट हैं। वचन संबंधी दोष और उनके उपचार पर किसने प्रयोग किया है? साथियों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को आज से ही सब्सक्राइब कर देना। सेक्शन विधियाँ हैं, साइकोलॉजी हैं, ऐसी रीड के लिए क्लासें आपको मिलती रहेंगी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। वाचन संबंधी दोष एवं उनके उपचार पर किसने प्रयोग किया था? तो किसने किया था? तो ये किया था किसने? ब्रिकनेर ने किया था, ब्रिकनेर ने, ठीक है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट। अगला है कि पाठ सत्संग उपागम का आशय क्या है? पाठ सत्संग उपागम का आशय बताना है। तो इनका आशय में साथियों की पाठ्य पुस्तक के पाठों के सेक्शन के दौरान भाषिक तत्वों को यथास्थान शिक्षा प्रदान करना, पाठ में प्रयुक्त शब्दों एवं वाक्यों का सही उच्चारण करना, शब्दार्थ रचना, वाक्य संबंधी सक्षमताओं का प्राप्त करना। उपरोक्त सी डी आंसर बताने वाले सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, चलिए अगला प्रश्न है कि मौन वाचन कहाँ नहीं किया जा सकता? पुस्तकालय में, वाचनालय में, विद्यालय में, अभिनंदन
क्या अभिनंद सभा में, ठीक है, अभिनंद सभा में। बताइए तो मौन वाचन कहाँ पर नहीं किया जाता है? मौन वाचन, तो मौन वाचन साथियों पुस्तकालय में मौन वाचन किया जाता है, वाचनालय में भी किया जाता है, विद्यालय में भी नहीं किया जाता है, लेकिन अभिनंदन में नहीं किया जाता है। डी आंसर यहाँ पे, अभिनंदन एक सभा है, वहाँ पे नहीं किया जाता है, ठीक है। अगला है कि मूल्यांकन हेतु अपनाई जाने वाली प्रविधियाँ कौन सी है? मूल्यांकन हेतु अपनाई जाने वाली प्रविधियाँ कौन कौन सी हैं? तो प्रविधियाँ यहाँ पे हो जाए कि अवलोकन और साक्षात्कार, प्रश्नावली और चेकलिस्ट, अभिलेख एवं रेटिंग स्केल, तो उपरोक्त सभी। डी आंसर यहाँ पे करेक्ट। अगला है कि किसने उपलब्धि परीक्षाओं को मानकीकृत और अमानकीकृत या शिक्षक निर्मित परीक्षण में वर्गीकृत कर प्रस्तुत किया था? तो किसने किया था बताइए? तो ये किया था डगलस एवं हॉलैंड ने, ठीक है, डगलस एवं हॉलैंड ने। पाषाण शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कौन सी तकनीक उपयुक्त रहेगी? पाषाण शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कौन सी तकनीक उपयुक्त रहेगी? तो कौन सी रहेगी साथियों? पाषाण दिखाकर, ठीक है, पाषाण दिखाकर, ऑप्शन आपका बी करेक्ट। अगला है कि शिक्षण शास्त्रीय पक्ष होता है, जो शिक्षण शास्त्रीय पक्ष होता है वो शिक्षण शास्त्रीय ज्ञान, शिक्षण शास्त्रीय अभ्यास का, शिक्षण शास्त्रीय विश्वास, उपरोक्त सभी का। बताइए इसका आंसर। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी बताने वाले सभी साथी करेक्ट है। ज्ञान का भी होता है, अभ्यास का भी होता है, विश्वास का भी होता है। बोलो क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अगला है कि शिक्षण का मुख्य घटक कौन सा होता है? तो संप्रेषण, पाठ्य वस्तु, उपरोक्त दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। शिक्षण का, टीचिंग का मुख्य घटक की बात करें तो यहाँ पे मुख्य घटक हो जाएगा संप्रेषण भी हो जाएगा और पाठ्य वस्तु भी हो जाएंगे, तो उपरोक्त दोनों हो जाएंगे, ठीक है। अगला है कि भाषा के अधिगम के कारक हैं भाषा विज्ञान, व्याकरण, भाषा कौशल, उपरोक्त सभी। भाषा अधिगम के कारक कौन से हैं? तो भाषा अधिगम के कारक हैं भाषा विज्ञान भी हैं, भाषा व्याकरण भी हैं, भाषा कौशल भी हैं, उपरोक्त सभी। भाषा शिक्षण की मुख्य विधि कौन सी है? भाषा शिक्षण की मुख्य विधि है अनुकरण, अभ्यास, संरचनात्मक या फिर उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी होना चाहिए यहाँ पे। डी आंसर बिल्कुल आपका करेक्ट। अगला है कि भाषा का के मुख्य घटक हैं, तो भाषा के मुख्य घटक कौन से हैं? व्याकरण, भाषा विज्ञान और भाषा कौशल, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी ये तीनों हैं, ठीक है। भाषा कौशल का स्वरूप क्या है? तो बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना, उपरोक्त दोनों। बताइए भाषा कौशल में कितने कौशल होते हैं? तो कितने होते हैं? 4 होते हैं ना। सुबह आप रटते हो। बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना, ये दोनों होते हैं, ठीक है, रट लेना, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भाषा का मुख्य तत्व है, तो अभिव्यक्ति हैं, भाषा एवं विचार हैं, उपरोक्त दोनों हैं या फिर कोई नहीं। तो भाषा का मुख्य तत्व की बात करें तो भाषा का मुख्य तत्व, भाषा को अभिव्यक्त भी किया जाता है और उनके भाव और उच्चार भी होते हैं। भाषा में भाव होते हैं, भाव में विचार होते हैं, भाषा को अभिव्यक्त भी किया जाता है। सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली को विकृत रूप में सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं? सुग्गा प्रणाली साथियों बताइए, इंपोर्टेंट है। सुग्गा प्रणाली ये किसे कहते हैं बताइए? तो तो ये कहते हैं पाठ्य पुस्तक प्रणाली को कहते हैं साथियों। पाठ्य पुस्तक प्रणाली को सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किंडरगार्टन, बिल्कुल, किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति में प्रयुक्त किंडरगार्टन शब्द का अर्थ बताना है साथियों। किंडरगार्टन शब्द का अर्थ बताना है। तो इस शब्द का अर्थ क्या होता है? इन शब्द का अर्थ होता है साथियों, जो बच्चों का उद्यान होता है ना, गार्डन मतलब उद्यान, ऐसे आप याद कर सकते हो। गार्डन यानी कि उद्यान, गार्डन उद्यान होता है। किंडर मतलब किड्स, किड्स मतलब बच्चे होते हैं, तो बच्चों का क्या होता है? उद्यान। ऑप्शन से बताने वाले सभी साथी करेक्ट। अगला है कि मौखिक अभिव्यक्ति की दक्षता में सहायक है प्रार्थना पत्र, वाद विवाद, निबंध और पत्र। देखिए मौखिक अभिव्यक्ति की दक्षता में सहायक कौन से हो सकते हैं? तो दक्षता में हमें वाद विवाद भी होता है, वाद विवाद होता है मौखिक में, तो ठीक है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट। अगला है कि भाषा तत्वों का प्रवाह समान होता है, भाषा तत्वों का प्रवाह समान होता है। तो भाषा तत्वों का जो प्रवाह होता है वो समान होता है, ये बताना है। तो किस में होता है? लिखने सुनने में होता है, बोलने पढ़ने में होता है, सुनने में और सुनना और पढ़ने में होता है। देखिए भाषा तत्वों का जो प्रवाह समान रूप से होता है, समान रूप से किस में होता है? तो समान रूप से साथियों सुनने में और पढ़ने में होता है। जैसा हम सुनने और पढ़ना यहाँ समान होता है। डी आंसर करेक्ट। अगला कि शिक्षा के उद्देश्य का वर्गीकरण किया था, तो ज्ञानात्मक पक्ष का, भावात्मक पक्ष का, क्रियात्मक या फिर उपरोक्त सभी का। शिक्षा के उद्देश्य का वर्गीकरण किया गया है, तो ज्ञानात्मक पक्ष का, भावात्मक और क्रियात्मक, इन तीनों का किया जाता है। ऑप्शन डी बताने वाले सभी साथी करेक्ट। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है, तो शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया? तो शिक्षा का उद्देश्य का वर्गीकरण किया बी एस ब्लूम के टैक्सोनॉमी आप पढ़ते हुए बी एस ब्लूम ने किया। सी आंसर करेक्ट।
कौशलात्मक उद्देश्य में सम्मिलित किए गए हैं। तो कौशलात्मक क्या? पढ़ना लिखना बोलना सुनना उपरोक्त सभी सी आंसर करेक्ट। उच्च उच्चतर माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा के उद्देश्य, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा के उद्देश्य क्या हैं? उच्चतर, ठीक है। तो यहाँ पे स्वरचित कविता तथा निबंधात्मक, जो निबंधादि है उनके प्रोत्साहन करना, बिल्कुल। छात्रों को शुद्ध उच्चारण और सृजनात्मकता रचनात्मक इनकी वृद्धि करना, छात्रों में चिंतन की प्रकृति का विकास करना, बिल्कुल ये सभी सही है, ठीक है। अगला है कि संरचना की विशेषता क्या है? संरचना की विशेषता सार्थकता है, उपयोगिता, उपरोक्त दो में जो संरचना की विशेषता बताना है, संरचना की विशेषता है सार्थकता की है, उपयोगिता, ठीक है। सार्थकता मतलब अर्थ सही, ठीक है। ऑप्शन से आपका सी करेक्ट इसमें हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला है कि संरचनात्मक आयाम प्रक्रिया का पक्ष, अभ्यास, प्रस्तुतिकरण, उपरोक्त दोनों कोई नहीं। देखिए संरचनात्मक आयाम है, इन प्रक्रिया का जो पक्ष है वो कौन सा है? इन प्रक्रिया का जो पक्ष है, अभ्यास भी है, प्रस्तुति भी है, तो कौन सा? सी बताने वाले सभी साथी करेक्ट। अगला है कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है कि कुछ विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विद्यार्थियों को ऐसी एक दूसरे के पूर्व अनुभूति से युक्त क्रियाएं कराना जो मिलकर एक इकाई बन जाती हैं। उपयुक्त कथन उनमें से किससे संबंधित है? पाठ योजना, शिक्षण विधियों, इकाई योजना या फिर शिक्षण कौशल से संबंधित है। तो इसका संबंध किससे है ये आपको बताना है। तो देखिए ये किसका संबंध है? इकाई योजना से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट। आप चाहे तो क्वेश्चंस को वापस रिपीट पढ़ सकते हो, ठीक है। अभ्यास की अवस्था में महत्व दी जाता है। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ऐड हुए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर ऐड हो जाइए, या फिर इस व्हाट्सएप से आप नंबर मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे। अभ्यास की अवस्था में महत्व दिया जाता है लिखने को, पढ़ने को, मौखिक को, उपरोक्त सभी को। अभ्यास के लिए किसे महत्व दिया जाता है? तो अभ्यास के लिए किसे महत्व दिया जाता है बताओ भाई। अभ्यास के लिए किसे महत्व दिया जाता है? तो अभ्यास के लिए लिखने में नहीं, पढ़ने भी नहीं, मौखिक वाचन में अभ्यास की अवस्था में महत्व दिया जाता है, ठीक है। 32 नंबर का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। संरचना का रूप है वाक्य, कहावत, सूत्र, सभी। संरचना का रूप है, संरचना का रूप ये सभी है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट। संरचना में महत्व किसका दिया जाता है? व्याकरण को, अर्थ को, शब्दों के क्रम को, उपरोक्त सभी को। संरचना में महत्व किसको दिया जाता है? संरचना में साथियों अर्थ को दिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। संरचना में अर्थ को महत्व दिया जाता है। बोलो यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। संरचनाओं के चयन में महत्व दिया जाता है, ये तो सरलता, शिक्षण योग्य, बोध गम्यता या फिर उपरोक्त सभी। बताओ संरचना के फिर से क्वेश्चन उसी टाइप का आ गया, लेकिन इस बार ऑप्शंस हैं वो डी हो जाएगा बिल्कुल। इसमें सरलता को भी दी जाता है, शिक्षण योग्यता योग्य को भी, बोध गम्यता को भी, ठीक है। डी आंसर बताने वाले सभी साथी करेक्ट। संरचनात्मक आयाम का सिद्धांत, छात्रों की क्रियाशीलता, भाषाई आदतों का विकास, वाचन पर बल देती हैं। उपरोक्त सभी संरचनात्मक आयाम का सिद्धांत हैं। तो ये साथियों छात्रों की क्रियाशीलता है, भाषाई आदतों का विकास करती हैं, वाचन पर बल देती हैं। डी आंसर बताने वाले सभी साथी करेक्ट। सूक्ष्म शिक्षण का विकास किसने किया? फ्लैंडर्स ने, एन एल गेज ने, एलन ने, स्किनर ने। सूक्ष्म शिक्षण का विकास किसने किया था बताओ? तो एलन ने किया था। किसने किया था? एलन ने किया था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट। शिक्षण जो सूक्ष्म शिक्षण को प्रयुक्त करते हैं, प्रशिक्षण प्रवृत्ति को, पृष्ठ पोषण प्रवृत्ति, उपरोक्त दोनों। देखिए सूक्ष्म शिक्षण को प्रयुक्त करते हैं, तो किसको प्रयुक्त करते हैं बताओ भाई? तो बिल्कुल ये प्रशिक्षण प्रविधि को और पृष्ठ पोषण विधि को। ऑप्शन आपका सी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि सूक्ष्म शिक्षण की मुख्य अवस्था कौन सी है? सूक्ष्म शिक्षण की मुख्य अवस्था की बात करें तो यहाँ पर ज्ञान प्राप्ति है, कौशल का अधिग्रहण है, अंतरण है। डी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग करते हैं तो पाठ्य पुस्तक, शिक्षण कौशल, कक्षा समस्या समाधान, शिक्षक व्यवहार में। बताओ भाई सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग करते हैं, सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग शिक्षण के कौशल के लिए करते हैं, ठीक है। तो शिक्षण के कौशल के लिए उपयोग करते हैं। अगला है कि पृष्ठ पोषण का मुख्य कार्य बताओ, पृष्ठ पोषण का मुख्य कार्य क्या है? तो मुख्य कार्य है कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? सो प्रक्रम है, गति उत्पन्न करना, नियंत्रण करना, उपरोक्त सभी हैं। डी आंसर आपका करेक्ट। पाठ योजना का मुख्य पक्ष, अदा, प्रदा, प्रक्रिया और सभी। पाठ योजना का मुख्य पक्ष की बात करें तो यहाँ पे अदा भी है,
स्पर्धा भी हैं, प्रक्रिया भी हैं। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर। अगला है कि पाठ योजना की मुख्य क्रियाएं। देखिए यहाँ पे पाठ योजना के मुख्य पक्ष पूछे थे, अब पाठ योजना की मुख्य क्रियाएं पूछ रहे हैं, तो आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रस्तुतिकरण है, शिक्षण उद्देश्य, मूल्यांकन भी है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन उपरोक्त सभी हैं, डी आंसर आपका करेक्ट। अगला है कि पाठ योजना के मुख्य तत्व। पाठ योजना के मुख्य तत्व, तो पाठ्य वस्तु के तत्व, विधि एवं प्रविधि, सहायक सामग्री, उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन आपका करेक्ट। अगला है कि पाठ योजना में प्रस्तुतिकरण को महत्व देते हैं। पाठ योजना में प्रस्तुतिकरण को महत्व देते हैं, अर्बट पाठ योजना, मूल्यांकन पाठ योजना, उपरोक्त दोनों या फिर कोई नहीं। पाठ योजना में प्रस्तुतिकरण को महत्व देते हैं, तो महत्व देते हैं यहाँ पे हर्बट, बिल्कुल हर्बट पाठ योजना, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट, ठीक है। दोनों मत करना, गलत हो जाएगा। पाठ योजना उद्देश्य केंद्रित होता है, तो ये परिषद पाठ योजना, ब्लूम पाठ योजना, उपरोक्त दोनों। ये पाठ योजना होता है ना, जो ये उद्देश्य किस पर केंद्रित होता है ये बताना है, तो ये होता है परिषद पाठ योजना, ऑप्शन आपका परिषद पाठ योजना, ऑप्शन ए करेक्ट। पाठ योजना में प्रयुक्त करते हैं किसको, शिक्षा के लक्ष्य को, विशिष्ट उद्देश्य को, शिक्षा के ध्येय को, उपरोक्त सभी में। पाठ योजना में किसको प्रयुक्त करते हैं, तो ये शिक्षा के लक्ष्य को हैं, विशिष्ट उद्देश्य को हैं, शिक्षा के ध्येय को, उपरोक्त सभी, ऑप्शन आपका डी करेक्ट। नेक्स्ट है कि गद्य साहित्य का मुख्य प्रकार स्वरूप हैं, सृजनात्मक गद्य, वर्णात्मक गद्य, भावात्मक या फिर उपरोक्त सभी। गद्य साहित्य का मुख्य प्रकार या फिर स्वरूप कौन सा है, तो बिल्कुल यहाँ पे आपका हो जाएगा सृजनात्मकता। कौन सा, सृजनात्मकता, ऑप्शन ए करेक्ट। गद्य साहित्य का आशय क्या है, बताओ गद्य साहित्य का आशय, तो इनका आशय क्या है, इनका आशय है कि अनुभूति होना और ज्ञान होना, सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा अंतिम सवाल रहने वाला है कि गणित शिक्षण की मुख्य विधि है, गद्य शिक्षण की मुख्य विधि, ठीक है। गणित शिक्षण विधियां पढ़ा पढ़ा कर गणित का ही बस नाम आ रहा है, तो गद्य शिक्षण की मुख्य विधि कौन सी है, तो वो आपकी कौन सी है, उद्बोधन विधि है, प्रवचन विधि है, स्पष्टीकरण है, ये सभी हैं वो गद्य शिक्षण की मुख्य विधि है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी, इसको क्या करना है, आप सभी को क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। आगे भी आपको शिक्षण विधियों से संबंधित क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। धन्यवाद।